स्टूडेंट। तो बहुत दिनों बाद हम आज वीडियो ले रहे हैं, तो कुछ कारणों से लेट हो गया, लेकिन अब कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे अपन। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे आइसो एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, आइसो एंजाइम्स हमने पिछली बार जो वीडियो बनाया था वो थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस ऑफ द एंजाइम्स था, और कुछ बच्चों के आइसो एंजाइम्स की डिमांड थी। तो आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनकी थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस क्या हैं, इस बारे में हम देखेंगे। तो एक ओवरऑल मैंने इसमें पूरी ये कोशिश करी है कि आपको एक आइसो एंजाइम पे एक पूरा नोट बन जाएगा, एग्जॉस्टिव नोट, जो कि आप अच्छे से लिख पाए। तो टॉपिक का हमारा जो चल रहा है वो यूनिट 5 एंजाइम। ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे यूनिट 2 जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाली है। इसमें 2-3 टॉपिक रह गए हैं बस, और उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज के हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसो का मतलब, जैसे कि हम जानते हैं कि आइसो का मतलब क्या, आइसो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे भी हम जब एंजाइम आइसो एंजाइम की बात कर रहे हैं तो मतलब कि सेम एंजाइम। सेम एंजाइम मतलब कि सेम दिखने वाले एंजाइम नहीं, लेकिन सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम्स। एक ही रिएक्शन को एक ही तरीके के एंजाइम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैटेलाइज कर रहे हैं। तो फिर उनमें डिफरेंशिएशन क्या है, दे हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो सॉरी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो उसको सेम कैटेलाइज करते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। जैसे कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनका इलेक्ट्रोफोरेसिस इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उनकी केएम वैल्यू एंड वीमैक्स वैल्यू जो हम पढ़े थे। ठीक है, माइकलिस मेंटेन मतलब उनकी काइनेटिक डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच जो है उनका डिफरेंट होता है, ससेप्टिबल टू द इनिबिटर जो है वो डिफरेंट होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग उनमें डिफरेंट होती है, अमाइनो एसिड का कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो दे हैव द डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, बट दे आर कैटेलाइजिंग द सेम एंजाइम, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द आइसो एंजाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2-3 एग्जांपल लेंगे आइसो एंजाइम्स के। आइसो एंजाइम्स के हम 2-3 एग्जांपल लेके और उनकी हम एप्लीकेशन देखते चलेंगे, और वो कौन कौन से हैं। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉपर्टीज जो की होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो है वो आइसो एंजाइम ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की हमेशा डिफरेंट होती है। एक हमारा एग्जांपल जो है वो हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में इसी से स्टार्ट करेंगे हम। हीट स्टेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और एसिड फॉस्फेटेज जो है वो। ठीक है, ऐसे उनके आइसो एंजाइम जो होते हैं वो हीट लेबाइल और हीट स्टेबल होते हैं। केएम वैल्यू जो है जैसे कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज जो है, ठीक है, ये हम ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे। टिश्यू लोकलाइजेशन जैसे कि LDH1 लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 5 जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है। इनिबिटर है, तो इनिबिटर के तरह ससेप्टिबिलिटी जो हमने बताया था कि इनिबिटर के रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी इनिबिटर जो है वो डिफरेंट होती है। तो यानी इनिबिटर कैन इनिबिट द ओनली वन एंजाइम ऑफ एन एंजाइम दैट लिखे एसिड फॉस्फेटेज जो है वो इनिबिटर के लिए अलग अलग ससेप्टिबिलिटी होती है। और क्या होती है, आइसो एंजाइम सिंथेसाइज फ्रॉम द डिफरेंट जीन्स, एक ही तरह के जीन्स से वो नहीं होते। जैसे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ द सिस्टोल इज डिफरेंट फ्रॉम द दैट फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि हमारे साइटोसोल में मिलता है वो उस मैलेट डिहाइड्रोजिनेज से डिफरेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, क्योंकि उनके लिए हमको दोनों जो जीन्स है वो डिफरेंट हम यूज करते होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आइसो एंजाइम्स के, हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको लिया गया है ना। ओलिगोमेरिक एंजाइम्स कंसिस्टिंग ऑफ द वन मोर देन वन टाइप ऑफ द सबयूनिट। देखिए कुछ एंजाइम आइसो एंजाइम्स जो होते हैं वो ओलिगोमेरिक होते हैं। ओलिगोमेरिक का मतलब कि वो एक से ज्यादा यूनिट से बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक आपका ये इसमें 2 यूनिट आपस में जुड़ी है, या 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3-4 यूनिट का मिलके भी बना हुआ हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोमेरिक। जैसे हम पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट में, वैसे ही। ठीक है, कि मोनोसेकेराइड मतलब कि एक शुगर मोइटी, ओलिगोसेकेराइड मतलब कि 2 से 10 शुगर मोइटी, ऐसा। तो यहाँ पे ओलिगोमेरिक एंजाइम्स का मतलब कि जिसमें कि मोर देन 2 सब यूनिट्स से जो बने होते हैं। तो इसके एग्जांपल है जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, है ना। एंड एंजाइम में भी एक्टिव एज ए मोनोमर एंड ओलिगोमर, दोनों तरीके से वो एक्टिव हो सकता है। जैसे कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसका एग्जाम्पल। तो देयर आर नंबर ऑफ आइसो एंजाइम्स है, हम इसमें सभी ऐसे एंजाइम्स लेंगे तो इतना लेंदी हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा।
ठीक है, तो हम इसलिए इसमें कुछ ही आइसो एंजाइम्स के बारे में 2 या 3 मैंने एग्जांपल लिए हैं, उतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, तभी बता देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइसो एंजाइम्स ऑफ द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, या हम बात कर सकते हैं कि हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमॉन्ग द आइसो एंजाइम्स एलडीएस हैज बीन द मोस्ट थोरोली इन्वेस्टिगेटेड, ये सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेटेड आइसो एंजाइम्स है। एलडीएच हुज द सिस्टमेटिक नेम जो है वो हम एल लैक्टेट एनएडी ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है, जिसका कि हम जो नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, एंजाइम नाम कैटलाइज द इंटर कन्वर्जन ऑफ लैक्टेट टू द पाइरुवेट। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और पाइरुविक एसिड का जो है वो इंटर कन्वर्जन को देखिए जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, ये हम इसको बोलें कि कैटेलाइज करता है। तो ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे, है ना। ये वाली रिएक्शन जो है हम कहाँ में देखेंगे, हम ग्लाइकोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में देखेंगे। ठीक है, तो आप उस रिएक्शन पे मत जाइए, आप तो इसके नाम और उस पर देखिए, है ना। तो लैक्टिक एसिड को काय में कन्वर्ट कर रहा है ये पाइरुविक एसिड, या पाइरुविक एसिड को काय में कन्वर्ट कर दे रहा है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, दोनों तरफ से। सो एलडीएच मतलब कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो 5 तरह के होते हैं। अब आइसो एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। तो एलडीएच 1, 2, 3, 4 और 5 दे कैन बी सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अपन ने इलेक्ट्रोफिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बताया था, कहाँ बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इस पॉइंट पे हमने ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये अपन पीछे चलते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, अभी एक मेथड है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है, ये प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए अलग एक प्रोसेस होती है। ठीक है, मेथड है, अब उस पर आप मत जाइए ज्यादा। एक आप मान लीजिए कि एक मेथड है जिसके द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है ना। तो एलडीएच जो है वो मोर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है, मतलब जब इसको सेपरेट करते हैं तो जो एलडीएच है वो जल्दी तेजी से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू द एलडीएच 5 जो है वो स्लोवेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा ही में एलडीएच 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 करके ऐसे लास्ट में जो है वो हमको क्या मिलेगा, 5 नंबर का एलडीएच मिलेगा। इस तरीके से ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये 5 तरह के हमने आइसो एंजाइम्स देखे किसके, एलडीएच के। अब एलडीएच जो है वो इज एन, अब एलडीएच आइसो एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ओलिगोमरिक होता है। ओलिगोमरिक मैंने आपको बताया कि 2 से ज्यादा, अब ये कितना है, टेट्रामरिक, मतलब इसमें 4 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के संग जैसे बोल रहे हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड, है ना, 4 शुगर मॉइटी आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये 4 टेट्रामरिक होता है, मतलब 4 यूनिट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेड अप ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स का ये बना होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनस इन नेचर होते हैं ना, तो हम यहाँ पे इसलिए पॉलीपेप्टाइड लिख रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ द सब यूनिट नेमली द एम। अब इस 4 यूनिट में से हम 2 सब यूनिट को तो जब क्या वो करते हैं, हम एम नाम से बोलते हैं, और 2 सब यूनिट को हम जो है वो एच नाम से बोलते हैं। तो एम स्टैंड्स फॉर द मसल्स और एच स्टैंड्स फॉर द हार्ट, प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट जीन्स। तो एम सब यूनिट जो होती है वो वाइल बेसिक होती है, और एच सब यूनिट जो होती है वो एसिडिक होती है। तो मान लीजिए कि हम इसमें कि ये 2 यूनिट जो है वो एम है, और ये 2 यूनिट जो है वो एच सब यूनिट है। ठीक है, द आइसो एंजाइम्स कंटेन आइदर वन और बोथ सब यूनिट गिविंग द LDH1 टू द। अब जो एल्स 1 से लेकर 5 तक के हमने सभी बताए हैं क्या आइसो एंजाइम्स होते हैं, उनमें इन्हीं यूनिट्स की कम ज्यादा पोजीशन हो सकती है। ठीक है, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं कि 2-2 दोनों हो, या फिर कोई एक या कम ज्यादा होके वो डिफरेंट टाइप के LDH जो है वो बनाते हैं। तो उसका हम डिस्क्रिप्शन इस टेबल में देख लेते हैं। ठीक है, ये टेबल आपको किसी भी बुक्स में मिल जाएगी, बहुत कॉमनली यूज्ड है, मैंने भी ये बुक से ही रेफर किया है। ठीक है, तो ये आइसो एंजाइम जो है वो तो LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 है। ठीक है, सब यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम LDH1 जो है वो H4 है, H का हमने बताया था क्या, हार्ट। तो हमने इसको इस तरीके से सजा, तो H वाला पोर्शन जो भी रहेगा उसको हम राउंड से सिंबॉलिक दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको चारों सब यूनिट जो है वो एक जैसी है। ठीक है, यही हमने बात बोली थी, जो सिंगल भी हो सकती है, मोनोमरिक भी हो सकता है, और डायमरिक ओलिगोमरिक भी हो सकता है, और दोनों ही फंक्शनल होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 4 सब यूनिट देख रहे हैं, और चारों जो हैं वो एक ही तरीके के पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई है। ठीक है, ये कहाँ जनरली पाया जाता है, ओरिजिन हार्ट एंड आरबीसी। इलेक्ट्रोफोलेटिक मोबिलिटी इसकी क्या है, सबसे फास्टेस्ट है, और एलडीएच की क्या है, सबसे स्लोवेस्ट है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, माइकोर्डियल, आरबीसी और किडनी में प्रेजेंट होता है, ये हम यहाँ पे भी बता चुके हैं। ठीक है, एलिवेटेड इसका सिक्रेशन जो है कब बढ़ जाता है, किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में, ये हम बोले कि किस डिसीज में,
तो ये है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, ठीक है, मतलब कि हार्ट अटैक में, जैसे कि हमने इसको पहले बता चुके हैं, इसका मैं मतलब आपको बता चुका हूँ कि हार्ट अटैक के समय इसका जो लेवल है LDH1 का जो है वो ज्यादा हो जाता है बॉडी हमारे सीरम में। LDH2 जो है वो, जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इसका कंपोजिशन देखिएगा, तो LDH2 जो है वो H3M, अब M जो है वो मसल्स का है, तो मसल्स को हमने किससे डिनोट किया है, इस वाले सिंबल से, है ना, किससे, स्क्वायर से, स्क्वायर से हमने इसको M को सिंबॉलिक कर रहे हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, आरबीसी हार्ट में, मायोकार्डियल आरबीसी किडनी, ठीक है, ये फास्टर होता है लेकिन स्लोअर देन दी LDH1 होता है। किडनी डिसीज और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है उसमें इसका सिक्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। LDH3 जो है, अब इसमें दोनों सब यूनिट जो है वो बराबर होती हैं, दो जो है होती हैं वो हार्ट वाली होती हैं, जो दो जो होती हैं वो मसल्स वाली होती है, ठीक है। तो H2M2 सब यूनिट, ये ब्रेन किडनी में माया जाता है, ये फास्ट होता है लेकिन स्लोअर देन दिस वन, ठीक है। ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया मतलब कि आपका ब्लड कैंसर है ना, और मेनिग्नेंसी मतलब कि किसी भी तरह के कैंसर्स में जो है इसका सिक्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है। LDH4, अब इसमें जो है वो सब यूनिट जो बनी हुई है उसमें H वाली जो यूनिट है वो एक ही है, लेकिन M वाली यूनिट जो है वो 3 है, तो इसके लिए स्क्वायर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है, और सर्कल कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में होती है, स्लोवर होती है, लंग्स और स्प्लीन में जनरली पाया जाने वाला है। पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है वो, इसमें हमको इन्फेक्शन में जो है ये हमको देखने को मिलता है। LDH5, ठीक है, तो जनरली बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने सीधे एक से लेकर सीधे एक की बात करी और 5 की बात करी, तो डिफरेंशिएट है ना, बीच में बहुत सारे इनका हमने ज्यादा डिटेल आउट नहीं किया है, तो उसमें ये नहीं कहना कि इनका डिटेल नहीं है, डिटेल बहुत सारा है लेकिन हम हर डिटेल को नहीं बता सकते, इतना सारा आपका टेक्स्ट, इतना ज्यादा कंटेंट हो जाएगा तो हमें उसे याद रखना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये भी याद रह जाए और इतना आप याद कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट है आपको बी फार्मा लेवल, है ना। M4, तो M4 जो है इसका मतलब कि सारी सब यूनिट जो है स्केलेटल मसल्स, और ये स्लोवेस्ट होता है स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल्स और लीवर डिसीज में जनरली इसका सिक्रेशन जो है वो एलिवेटेड हो जाता है इन द सीरम। तो इससे हमको एक ओवरऑल इसका सब पता चल जा रहा है कि इसका कंपोजिशन क्या है, कहाँ मिलता है, क्या ओरिजिन है, किसमें पाया जाता है, और ये किन डिसीज में एलिवेटेड हो जाता है, मतलब हमको इनका डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम फिर भी इसको और इसके बारे में देख लेते हैं। तो LDH1 जो कि H4 जिसमें सारा होता है, और LDH5 जिसमें कि M4 सारी यूनिट जो है वो M4 होती है, तो प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द हार्ट मसल्स, इट इज इनिशिएटेड बाय द पाइरुवेट सबस्ट्रेट, हेंस द पाइरुवेट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द लैक्टेट। अब हार्ट मसल्स में जो है वो LDH1 जो प्रेजेंट होता है उसमें पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट एसिड में कन्वर्ट ना होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होकर सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। ये भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना तो ये ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के स्टेप्स हैं, है ना, कि अगर वो ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा, अभी ये वर्ड भी आएगा यहाँ पे, है ना, इन दोनों को उस सेंस में भी समझाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है, और इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन है, ठीक है, पाइरुवेट और लैक्टेट की। तो स्केलेटल मसल्स में जनरली ये पाया जाता है, और इसमें जो है वो पाइरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ऊपर वाली उसमें पाइरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट ना होते हुए एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल या टीसी साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, कुछ भी नाम बोल सकते हैं, उसमें चला जाता है, ठीक है। हमारे घर के भी नाम होते हैं ना, चुन्नू मुन्नू, ऐसा घर में अलग अलग जो है घर वाले अलग अलग 2-3 नामों से बुलाते हैं, ऐसी सिट्रिक एसिड के भी 2-3 नाम है, क्रेब साइकिल बोल लीजिए, टीसी साइकिल बोल लीजिए, टीसी मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो यही बात जो है अभी हमको आगे भी हमने यहाँ पे बोली गई है, ठीक। तो जैसे फर्दर LDH5 हैज द लो Km वैल्यू while the LDH1 हैज द हाई Km वैल्यू फॉर द पाइरुवेट, ठीक। तो डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ LDH एंड वेन जनरली स्केलेटल मसल्स में हो रहा है, तो इसका मतलब वो हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स में हो रहा है, तो एरोबिक कंडीशन मतलब हार्ट में जो है वो एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, स्केलेटल मसल में वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि अनएरोबिक कंडीशन में जनरली ये देखने को वाली रिएक्शंस होती है। चलिए अभी इनका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देख लेते हैं हम कि डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या क्या है। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट है इसमें बहुत सारा है ना, आपको सर आप ना सब, अगर आप इसमें से ज्यादा कंपोजिशन ना बताते हो, मैंने बहुत एग्जॉस्टिव लिया है, इतना कि आप कम से कम 10 मार्क के क्वेश्चन में भी लिख दे, ठीक। तो इसलिए इसमें हमने
आपको जितना कंटेंट आप इसमें से डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, कंपोजिशन और जनरली इंट्रोडक्शन वाला आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। आपको ये जो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे आपके नोट्स यहाँ आप नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, आइसोएंजाइम एलडीएच हैव द इमेंस वैल्यू इन द डायग्नोसिस ऑफ द हार्ट एंड लिवर डिसीजेस। ठीक है, इन हेल्दी इंडिविजुअल्स द एक्टिविटी ऑफ LDH2 जो है वो हायर देन हो जाती है एंड देन दैट ऑफ द LDH वेरिएंट। ठीक है, तो जनरली जो हेल्दी इंडिविजुअल्स होता है उसमें एक्टिविटी ऑफ LDH2 जो है वो ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द LDH1 इन केस ऑफ द मायोकार्डियल इंफेक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फिर LDH1 की वैल्यू जो है वो जनरली ज्यादा हो जाती है देन दी LDH2। तो नॉर्मली LDH2 की वैल्यू ज्यादा होती है और LDH1 की वैल्यू कम होती है। अगर LDH1 की पहले वाले की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है जो कि नॉर्मल में कम होती है, तो उसका मतलब कि कोई डिसीज कंडीशन। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ LDH5 इज आल्सो इंडिकेटेड द लीवर डिसीजेस। तो ये जनरली किसको बताता है, ये जनरली स्केलेटल मसल्स और लीवर में पाया जाता है, तो ये लीवर डिसीज को इंडिकेट कर रहा है। और भी बहुत सारे इसके डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है। सो LDH5 जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को बताता है। टॉक्सिसिटी ऑफ हेपेटाइटिस, LDH5 जो है 10 टाइम्स मोर हो जाता है। पल्मोनरी एनोबिलिज्म में LDH3 जो है वो ज्यादा हो जाता है। ल्यूकेमिया में LDH2 LDH3 ज्यादा हो जाता है। मैलिग्नेसी में LDH3 ज्यादा हो जाता है। यूरिनरी डिसीजेस जैसे कि क्रोनिक ग्लोमेरुलर हेपेटाइटिस जो होता है उसमें नेफ्राइटिस जो होता है, मतलब कि स्वेलिंग हो जाना, है ना, उसमें 3 to 6 टाइम्स जो है इसका LDH3 का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। न्यूप्लास्टिक डिसीज मतलब कि कैंसर वाली डिसीज में जो है LDH का लेवल जनरली बढ़ जाता है। सभी तरह के, है ना। LDH5 का जो है वो लेवल जो है वो इंक्रीज इन द ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंसी ऑफ द CNS मतलब कि मैलिग्नेंसी ऑफ द CNS मतलब कि ब्रेन का कैंसर, है ना। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मतलब कि प्रोस्टेट का जो है वो कैंसर होता है। तो इनमें इसका लेवल इस तरीके से बढ़ जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा आइसोएंजाइम है दैट इज क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। इसको CK भी बोला जाता है या फिर इसको CPK भी बोला जाता है। इट कैटेलाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ द फॉस्फोक्रिएटिनिन टू द क्रिएटिनिन। तो फॉस्फोक्रिएटिनिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होने के लिए हमको CPK की जरूरत होती है। ठीक है, तो मैं अब इसमें LDH जैसा भी यूज करा था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को, ऐसे क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज के लिए मैं जो वर्ड यूज करूंगा वो है CPK, है ना। CPK एग्जिस्ट इन द 3 आइसोएंजाइम। इसके 3 तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि LDH के 5 तरह के होते थे, CPK1, CPK2, CPK3। ठीक है, तो जैसे वहां पे भी सब दिए, डाइमर होता है वो कितना था, टेट्रामर था। डाइमर मतलब कि 2 यूनिट से मिलकर बनने वाला। ठीक है, अब दोनों यूनिट अगर बी वाली यूनिट है तो B स्टैंड फॉर द ब्रेन, तो जनरली ये ब्रेन में पाया जाने वाला था और सीनियस डिसीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, और दूसरी जो यूनिट है वो जनरली M होती है, तो इसमें आधी आधी होती है B और M, तो ये हार्ट में पाई जाती है और ये मायोकार्डियल इंफेक्शन को दिखाती है। MM यूनिट ये स्केलेटल मसल्स में होती है, तो ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड, या हमारे स्केलेटल मसल्स मस्कुलर डिसीज जो मस्कुलर से रिलेटेड जो डिसीज होती है उनको ये दिखाती है, CPK3, है ना। चलिए, अब डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ CPK देख लेते हैं हम। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, तो हैंडी हेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें CPK2 का, ठीक है, जिसमें दोनों यूनिट जो है, जिसमें MB सब यूनिट जिसको बोलते हैं, लेस देन 2% होता है ऑफ द टोटल CPK। लेकिन आफ्टर मायोकार्डियल इंफेक्शन जो है विद इन दी फर्स्ट 6 to 18 आवर्स जो है वो CPK वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाती है 20%। ठीक है, इसके अलावा कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स मतलब लंग कैंसर्स में भी इसका लेवल बढ़ जाता है। CPK2 आइसोएंजाइम इज आल्सो एलिवेटेड इन द स्केलेटल मसल्स डिसऑर्डर जो होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ द CPK वैल्यू मतलब MB वैल्यू इज द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, ये हम यहाँ पे बता चुके हैं। इसके अलावा हेड इंजरीज में भी इसका बढ़ जाता है। हिमोरेजिक कंडीशन में भी जो है इसका लेवल जो है CPK2 का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमने CPK1 की बात ही नहीं करी क्योंकि सीनियस डिसीज को बता रहा है। CPK3 जो है वो किसी कंडीशन में बता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, चूंकि स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में भी जो है ये की वैल्यू बढ़ जाती है, तो 5 फोल्ड्स मोर देन द नॉर्मल वैल्यू। आल्सो CPK या CK2 वैल्यू जो है वो भी क्या होती है इसमें बढ़ जाती है। हम CK बोले या CPK बोले, दोनों का मतलब एक ही है ना। कहीं पे मैं CPK लिखा है, कहीं पे CK लिखा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा ना, दोनों का मतलब हमने यहाँ पे बताया है। CK बोले या CPK बोले, क्रिएटिनिन काइनेज बोले या क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज बोले, बात एक ही है ना। चलिए, अब थर्ड वन जो आइसोएंजाइम है दैट इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, इसके अलावा मैंने और कोई
ये थर्ड एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ना। तो ये ऑर्गोफॉस्फोरिक मोनोएस्टर फॉस्फोहाइड्रोलेज एंजाइम होता है। अब ये डाइमर वाइमर टाइप से नहीं बना होता है ना, तो हर आइसो एंजाइम जो है वैसा सब यूनिट टाइप से बना हो या ओलिगोमेरिक नेचर हो जरूरी नहीं है ना, हो सकता है, मे बी हो, है ना। तो ये नहीं होता अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक। इन म्यूकोसल स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड बोन और लीवर और प्लासेंटा में जनरली इसका कंसेंट्रेशन पाया जाता है। इट कैटेलाइज द अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ नेचुरली अक्लिंग सिंथेटिक सब्सट्रेट। जिंक जो है वो इसका सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेनली, ठीक है। इट प्रोड्यूस्ड बाय द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ऑफ द बोन। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं इन एसोसिएशन विद द कैल्सिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। इट इन द ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन द लीवर, किडनी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भी इसका ये एसोसिएटेड होता है। चलिए डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन देख लेते हैं, हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ALP का, ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज जिसका हम बोल रहे हैं, तो इन चिल्ड्रन ये इंक्रीज होता है जनरली इन द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के कारण। अगर ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है तो ब्लास्टिक मतलब कि कैल्सिफिकेशन होना, मतलब कि कैल्शियम का जो बोन से निकलना है। मॉडरेट इंक्रीज हो जाता है जनरली किसमें, हेपेटिक डिसीज में, ठीक है। सच एज इनफेक्टिव हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या हेपेटोसेलुलर जो है वो कार्सिनोमा, मतलब कि लीवर डिसीज में जो है इसका मॉडरेट लेवल बढ़ जाता है। वेरी हाई लेवल ऑफ ALP, मतलब 10 to 12 टाइम्स ऑफ द अपर लिमिट, ठीक है। तो ये जनरली किस में होता है, ये एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव में होता है, मतलब जॉइंटिस जब हो जाए, कॉज्ड बाय द गैलोस्टोन और बाय द प्रेशर ऑफ द बाइल डक्ट ऑफ बाय कार्सिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास। तो कुछ भी कंडीशन हो, जैसे कि बाइल प्रेशर हो जाए या गॉल स्टोन हो जाए या कार्सिनोमा ऑफ द पेनक्रियास हो जाए, उसके कारण इसका लेवल जो है वो 10 to 12 टाइम्स बढ़ जाता है। और एक और कंडीशन होती है इसमें, वो हम देखते हैं, इससे भी ज्यादा लेवल हो जाता है, 10 to 25 टाइम्स मोर हो जाता है। आर सीन इन द बोन डिसीज, ठीक है। तो ये कब होता है, जनरली बोन डिसीज में, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इनहेंस सच एज द, है ना। ये किसी बोन डिसीज कौन कौन सी, जैसे कि पेगेट डिसीज, ठीक है, या रिकेट्स हो जाए, ऑस्टियोमलेशिया हो जाए, ऑस्टियोब्लास्टोमा हो जाए, ठीक है, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो जाए, ठीक है, ऑफ द बोन, हाइपोथायराइडिज्म हो जाए। ऐसी केसेस में जो बोन डिसीज होती है उसमें इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा ALP का, ठीक है। तो नॉर्मली हम अब इसके हम टाइप देख लेते हैं, आइसो एंजाइम्स के टाइप्स हैं ये जनरली 5 तरह का टाइप्स है। तो पहला है इसका अल्फा 1 ALP। इट मूव्स इन द अल्फा 1 पोजीशन, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द एपिथेलियल सेल ऑफ द बैलेरी कैल्सी कैनेलिकुली, ठीक है। तो ये जनरली हमारी हेपेटिक सेल्स की एक डक्ट होती है, मतलब लीवर में एक डक्ट होती है, उसका नाम है ना। तो ये जनरली आप मान लीजिए कि लीवर में बनने वाली ये एंजाइम है। इट इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल एक्टिविटी एंड इंक्रीज इन द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। तो ये लीवर डिसीज जो है उसमें इसका लेवल अल्फा 1 ALP का लेवल बढ़ जाता है। अल्फा 2 जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है हीट लेवल और एक होता है हीट स्टेबल। तो हीट लेवल के बारे में, हीट लेवल मतलब कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव हो, ठीक है। तो इट इज स्टेबल एट दिस 56 डिग्री सेल्सियस बट लूज इट्स एक्टिविटी विद द 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। इट प्रोड्यूस बाय द हेपेटिक सेल्स। दिस लीवर आइसो एंजाइम्स फॉर्म अबाउट 25% ऑफ द ALP। जो टोटल ALP होता है उसका तकरीबन 25% जो है वो अल्फा 2 हीट लेबाइल ALP का बना होता है। चलिए अब अल्फा 2 हीट लेबाइल में हमने 2 तरीके के बोले थे, एक हीट स्टेबल और एक हीट लेबाइल। तो हीट लेबाइल में देख ले रहे हैं, ALP विल नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द 65 डिग्री सेल्सियस, वो इस पे डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, बट इज इनिबिटेड बाय द फिनाइलएलानाइन, ठीक है। इट इज of the placenta origin which is found in the blood in the normal pregnancy, and isoenzyme closely resembled with the plasma formed in the characters seen in the circulation of the 25% cases of the carcinoma of the lungs। मतलब कि कैंसर, कार्सिनोमा का मतलब होता है कैंसर, है ना, लंग्स कैंसर, लीवर, गट, ठीक है, अलग अलग उसमें। फिर एक होता है प्री बीटा ALP, ठीक है, दिस इज द फोर्थ वन। इज द बोन ओरिजिन से होता है एलिवेटेड, जो हमको जनरली बोन डिसीज में देखने को मिलता है। तो हमने ALP के बारे में पूरे में अभी जो देखा था डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, वो एक तो हमारा लीवर डिसीज और एक बोन डिसीज में, है ना। तो ये जनरली 2 आप इसमें कॉमन फंडा याद रख सकते हैं कि 2 चीजों में इसका जनरली लेवल बढ़ जा रहा है। हीट लेबाइल होता है डिस्ट्रॉय बाय द 56 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 मिनट्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी हम इसको बोलते थे हीट लेबाइल बीटा ALP बोल सकते हैं। अब आगे आते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द 50% ऑफ द नॉर्मल ALP।
ठीक है, हीट लेबाइल बोन आइसो अल्कलाइन फॉस्फेटेज द मार्कर ऑफ द बोन डिसीज जो है। Gamma ALP, it is inhibited by the phenylalanine and originated from the intestinal cells. It's increase in the ulcerative colitis. ठीक है, about 10% of the total ALP there of the origin of the intestinal allergy. Leukocyte alkaline phosphatase मतलब LAP is significantly decrease in the chronic myeloid leukemia and increase in the lymphomas में इसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो this is the overall about the iso enzymes. ठीक है, तो मैंने कवर किया है ये, ऐसे थ्योरेटिकली आपको याद रखना है भैया कौन क्या है, क्या काम करता है, कौन क्या है, क्या काम करता है कौन। जैसे हमने डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम में भी ये करा था कि ये एंजाइम है, ये काम करता है, ये एंजाइम है, ये काम करता है, ये एंजाइम है, ये काम करता है। ऐसा हमको यहाँ पे भी इसका याद रखना। ठीक, आप इसमें टेक्स्ट जो है छोटा मोटा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा लगे आपके क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से, है ना। तो मैंने मैक्सिमम रखा है, उस हिसाब से आप इसको मिनिमाइज करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।